नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखेंगे जो हमारा आइडियल गैस और गैसेस लॉ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसी के आगे का क्वेश्चन। 281 नंबर का क्वेश्चन है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज अकॉर्डिंग टू। समान तापमान और दाब पर समान आयतन की सभी गैस के लिए अणुओं की संख्या समान होती है, इसे कौन सा नियम कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने: चार्ल्स ला, एवोगाड्रो ला, जूल्स ला, गैलुसाक ला। तो समान तापमान और दाब पर समान आयतन की सभी गैस के लिए अणुओं की जो संख्या समान होती है, यह नियम कहलाता है आपका एवोगाड्रो ला। तो इसका ए सॉरी बी आंसर से हो जाएगा, एवोगाड्रो ला कहलाएगा ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 282 नंबर क्वेश्चन है। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस Cp इक्वल टू Cv एट। गैस की विशिष्ट ऊष्मा किस पर Cp इक्वल टू Cv के बराबर होती है, आपको बताना है। तो जिस पर वह Cp इक्वल टू Cv होता है वह कहलाता है एब्सोल्यूट जीरो। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा एब्सोल्यूट जीरो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 283 नंबर क्वेश्चन है। एन आइडियल गैस एट 227 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल वॉल्यूम बिकम्स 3 times द टेम्परेचर ऑफ गैस विल देन बी। 227 डिग्री सेल्सियस पर एक समान गैस को स्थिर दाब पर उसकी मात्रा 3 गुना होने तक गर्म किया जाता है, फिर गैस का तापमान कितना होगा? ऑप्शन है 681 डिग्री सेल्सियस, 927 डिग्री सेल्सियस, 1227 डिग्री सेल्सियस और है 1027 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा 1227 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे होगा आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए कि गैस को यदि इस प्रकार या हीट किया जाता है कि उसका दाब स्थिर रहे, तब यह चार्ल्स के नियम का अनुसरण करता है, और चार्ल्स के नियम के अनुसार V प्रोपोर्शनल टू T के होता है। तो यहाँ पे जो फार्मूला लग जाएगा ये लग जाएगा आपका V1/T1 इक्वल टू V2/T2, ये फार्मूला आपका लग जाएगा। और इससे आपको जो T1 का मान दिया है 227 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जोड़ देंगे तो ये आपका केल्विन में आ जाएगा। फिर यहाँ पे सबका मान पुट कर देंगे तो आपका T2 का मान आ जाएगा 1227 डिग्री सेल्सियस। 284 नंबर क्वेश्चन है। वंडर वाल इक्वेशन में बी रिटेन एज। वंडर वाल समीकरण को कैसे लिखा जाता है, आपको बताना है। तो जो वंडर वाल समीकरण लिखा जाता है, यह लिखा जाता है P+A/V² इंटू V-B इक्वल टू RT के रूप में लिखा जाता है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। वास्तविक गैस जो होती हैं वह इस समीकरण का पालन करती हैं, और वह भी उच्च दाब तथा निम्न ताप पर करती हैं। 285 नंबर क्वेश्चन है। द गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू द। गैस नियतांक R बराबर होता है। तो देखिए जो गैस नियतांक होता है R होता है वह किसके बराबर होता है? यह होता है, आपको देखिएगा पता होगा कि Cp-Cv इक्वल टू आपका R के बराबर होता है। यानी कि एक कांस्टेंट गैस कांस्टेंट और एक गैस कांस्टेंट यह कांस्टेंट प्रेशर पे है स्पेसिफिक हीट, और ये आपका है कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट गैस के। तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस का होता है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंस ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स, यानी कि दो विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर आपका गैस नियतांक होता है। और वो आपसे पूछता है ये भी कि गैस नियतांक का मान कितना होता है। तो यह होता है आपका 287 जूल प्रति केजी केल्विन, ये होता है आपका। देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि Cp गामा इक्वल टू Cp/Cv होता है। R का मान होता है Cp-Cv, और गैस नियतांक जो R होता है 287 जूल पर किग्रा केल्विन या 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है। 286 नंबर क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैस इज गिवन बाई। जहाँ पे V आपका है स्पेसिफिक वॉल्यूम है, M आपका मास ऑफ द गैस है। तो क्या होगा आपका इक्वेशन, गैस का इक्वेशन क्या होता है? तो जो मास्टर इक्वेशन होता है, यानी कि जो रहता है वह आपका रहता है PV = MRT। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, PV = MRT।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 287 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ ए ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एंट्रोपी देन द एरिया अंडर द कर्व वुड गिव द। यदि एक ग्राफ की रचना निरपेक्ष तापक्रम के लिए की जाती है जिससे तापक्रम एंट्रोपी का फलन हो, तब वक्र के अंदर का क्षेत्रफल क्या देता है? ऑप्शन है आपके सामने, अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर। तो देखिए कि यदि एक ग्राफ की रचना निरपेक्ष तापक्रम के लिए की जाती है जिससे तापक्रम एंट्रोपी का फलन हो, तब जो वक्र के अंदर का क्षेत्रफल रहता है यह आपका अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड को बताता है, यानी कि ऊष्मा की प्रदाय मात्रा को बताता है। और यही चीज जान लीजिए आप कि अगर टीएस डायग्राम है तो टीएस डायग्राम के जो नीचे का एरिया रहता है आपका हीट ट्रांसफर को बताता है। अगर वह पीवी डायग्राम है तो वह आपका वर्क डन को बताता है। पीवी डायग्राम के नीचे का एरिया जो देता है वर्क डन, और टीएस डायग्राम के नीचे का जो एरिया रहता है वह आपका हीट ट्रांसफर को बताता है। 288 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एयर एट 327 डिग्री सेल्सियस इफ इट्स वॉल्यूम ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस इज 1.5 मीटर क्यूब। यदि वायु का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1.5 मीटर क्यूब है तो वायु का आयतन 327 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर कितना होगा? यह जो होगा वह होगा आपका 3 मीटर क्यूब। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा 3 मीटर क्यूब। कैसे होगा आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है T1 का मान दिया है आपका 23 डिग्री सेल्सियस दिया था। दोस्तों ये 23 नहीं है, ये 27 रहेगा। 27 डिग्री सेल्सियस दिया था क्वेश्चन में, देख लीजिए यहाँ पे आपका 27 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री और 327 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपका 373 और प्लस 27, ये 373 जोड़ेंगे हमारा केल्विन में आ जाएगा, ये 27 रहेगा, आपका 27 रहेगा। और V1 का मान दिया है 1.5 मीटर क्यूब। तो T2 का मान आपका 373 दिया है और इसमें 273 जोड़ेंगे तो ये आपका 600 केल्विन आ जाएगा। फिर इसमें सब मान पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा V2 का मान 3 मीटर क्यूब। याद रखिएगा ये 23 नहीं है, ये 27 रहेगा, 27। 289 नंबर क्वेश्चन है, ए गैस इन ए कंटेनर ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर गैस ऑफ द सेम मास in container B if the corresponding pressure and volume are denoted by suffix A and B, then which of the following statement is true? कंटेनर ए में एक गैस कंटेनर बी में समान द्रव्यमान एक अन्य गैस के साथ तापीय संतुलन में है। यदि अनुरूपी दाब और आयतन को प्रत्यय ए और बी द्वारा सूचित किया जाता है तो कौन सा कथन सही होगा आपको बताना है। इसके लिए जो कथन सही होगा वह कथन सही होगा आपका कि पी ए इंटू वी ए इक्वल टू पी वी इंटू वी बी। क्यों? क्योंकि देखिए आपको फार्मूला एक पता होगा कि ये पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू होता है पी टू वी टू अपॉन टी टू, यही रहता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि समान द्रव्यमान एवं अन्य गैस के तापमान तापीय संतुलन में जब ताप समान होती है ये टी से टी कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसको ये मान लें ए हो जाएगा, ये भी बी, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। 290 नंबर क्वेश्चन है, हीट इज बीइंग सप्लाइड टू एयर इन ए सिलेंडर फिटेड विथ ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन हेल्ड बाय ए कांस्टेंट वेट। द प्रोसेस इज, एक स्थिर वजन द्वारा पकड़े हुए एक घर्षणहीन पिस्टन के साथ लगे एक सिलेंडर की हवा में ताप की लगातार आपूर्ति की जा रही है। इस प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक। तो देखिए यदि स्थिर वजन द्वारा पकड़े हुए एक घर्षणहीन पिस्टन के साथ लगे एक सिलेंडर की हवा में तापमान की लगातार आपूर्ति की जा रही है तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं आइसोबेरिक। क्योंकि स्थिर वजन की बात करें, स्थिर वजन मतलब हम उसको दाब समान रख रहे हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि नियत दाब का मतलब होता है नियत दाब, नियत भार का मतलब होता है आपका नियत दाब। अतः यह क्या है? आइसोबेरिक प्रोसेस होगा। जो समतापी प्रक्रम में तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और दोष प्रक्रम में आपको जो हीट रहता है वह कांस्टेंट रहता है।
जो आइसोबैरिक प्रोसेस रहता है उसमें प्रेशर कांस्टेंट, और आइसोकोरिक आपको पता है इसमें वैल्यूम कांस्टेंट रहता है। 291 नंबर क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल गैस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज। आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना होता है? तो आइडियल गैस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है यह आपका यूनिट होता है, तो इसका ए आंसर से हो जाएगा यूनिट। लेकिन देख लीजिए ये आया था आरआरबी जम्मू जे 25/10/2009 में, तो इसको ए ऑप्शन सही किया था। लेकिन क्या है ना दोस्तों कि एक बार एसएससी में आया था, तो एसएससी वालों ने क्या किया था, इसका आंसर बी टिक कर दिया था कि जो देखिए आदर्श गैस के लिए संपीड़ितता गुणांक जो होता है पीवी इक्वल टू जेड आर टी, जहाँ जेड का मान रहता है पीवी अपन आर टी रहता है, यही आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहलाता है। इसके लिए क्या होता है कि इसका संपीड़ितता गुणांक एक होता है, लेकिन एसएससी ने जो माना है इसे सही आंसर बी माना था। तो बी माना था तो इसका मतलब इनफाइनाइट इन्होंने दे दिया था, अनंत दे दिया था, जो कि होना नहीं चाहिए। इसका ए आंसर सही होना चाहिए। तो हम आपको दोनों बता दिए हैं कि एसएससी वालों ने ये सही मान लिया था, जो कि ये सही नहीं है। 292 नंबर क्वेश्चन है, विच गैस एमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक इंडेक्स। निम्न में से किस गैस का उच्चतम रुद्धोष्म सूचकांक मान है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, मेथेन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो जो जिस गैस का उच्चतम रुद्धोष्म सूचकांक है वह रहता है आपका हीलियम है। देखिए क्या है कि CO2 का जो होता है रुद्धोष्म सूचकांक यह 1.29 होता है, यानी कि एडियाबैटिक जो इंडेक्स होता है क्या होता है, मोनो एटॉमिक का ज़्यादा होता है, आपको भी पता होगा। तो मोनो एटॉमिक आपका वही है हीलियम है, हीलियम का देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। बाकी एयर का पूछेगा तो 1.4 बता दीजिएगा, मीथेन का पूछे तो 1.31, हाइड्रोजन का पूछे तो 1.40, और अगर मीथेन का सॉरी अमोनिया का पूछ ले तो 1.29 होता है। 293 नंबर क्वेश्चन है, विशेष आदर्श गैस के लिए जो आर का मान है वह 0.280 किलो जूल पर केजी केल्विन है, और जो गामा का मान है 1.375 है। तो किलो जूल पर केजी केल्विन में क्रमशः सीपी और सीवी का मान कितना होगा? तो सीपी और सीवी का मान पूछा है, यह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1.0267 और 0.7467। कैसे होगा आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि आपको भी पता होगा कि Cp माइनस CV इक्वल टू होता है R, जबकि आपको बोला है कि जो आदर्श गैस के लिए जो R का मान दिया है, इस R का मान जो दिया है वह दिया है आपका 0.280 किलो जूल पर केजी केल्विन दिया है। तो इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो आपको पता चल गया कि Cp माइनस CV इक्वल टू 0.2880 हो गया। और आपको पता है कि जो Cp अपान CV होता है यह आपका गामा के बराबर होता है। तो Cp बराबर यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, तो 1, और गामा का मान कितना दिया है इसमें 1.375 दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cp इक्वल टू हो जाएगा 1.375 इंटू CV हो जाएगा। और इसे समीकरण फर्स्ट में जब रख देंगे तो आपका CV का मान निकल के आ जाएगा 0.7467 किलो जूल पर केजी केल्विन। फिर जब इसका मान हम लोग फर्स्ट में रखेंगे CV का मान, तो हमारा Cp का मान आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 294 नंबर क्वेश्चन है कि निगलेक्टिंग चेंज इन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी द शाफ्ट वर्क ड्यूरिंग ए स्टेडी फ्लो प्रोसेस इज गिवन बाय। स्थिर प्रवाह प्रक्रम में स्थिति तथा गतिज ऊर्जाओं के परिवर्तनों को नकारते हुए स्थिर प्रवाह प्रक्रम में शाफ्ट का कार्य कितना होता है? तो जो शाफ्ट स्थिर प्रवाह प्रक्रम में स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं के परिवर्तनों को नकारते हुए स्थिर प्रवाह प्रक्रम में शाफ्ट के लिए जो कार्य होता है यह रहता है आपका माइनस साइक्लिक इंटीग्रल VdP होता है। और यह जो रहता है यही आपका कहलाता है ओपन सिस्टम के लिए है भी है। दो सौ 95 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर P ऑफ द fixed mass of an ideal gas change by delta P and its value V change by delta V. The value of delta V by V is given by।
रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान किसी आदर्श गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब P परिवर्तित होकर डेल्टा P हो जाता है तथा उसका आयतन V बदलकर डेल्टा V हो जाता है। तदनुसार डेल्टा V/V का मान कितना होगा? तो ये जो होगा ये होगा आपका -1 बाई गामा डेल्टा P/P होगा। कैसे होगा आइए हम लोग देखते हैं। तो आपको पता होगा कि जो रुद्धोष्म प्रक्रम यानी कि एडियाबेटिक इंडेक्स के लिए जो होता है मेन फार्मूला वह होता है PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका लाग ले लेते हैं दोनों साइड का। तो जब लाग लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारी, तो लाग P इंटू वी का पावर गामा इक्वल टू लाग C हो जाएगा। अब लाग P हो जाएगा क्योंकि लाग M इंटू एन बराबर होता है लाग M प्लस लाग एन होता है। उसी फार्मूले से हम लोग इसको अलग कर लेंगे। तो ये करेंगे। अब आपको पता है V का पावर गामा है तो जो हमारा घात रहता है वो हमारा सामने आ जाता है मल्टीपल में। तो ये हो जाएगा गामा लाग V इक्वल टू लाग C। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे यानी कि डिफरेंशियल करेंगे। जब डिफरेंशियल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा P बाई P हो जाएगा और प्लस गामा डेल्टा V/V इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर ये हमारा आ जाएगा यह डेल्टा P/P इक्वल टू माइनस गामा डेल्टा V/V आ जाएगा। इसके बाद हम लोग परिवर्तन निकालेंगे। डेल्टा V/V का मान पूछा तो -1 बाई गामा डेल्टा P/P आ जाएगा। दूसरा 96 नंबर क्वेश्चन है, इन केस ऑफ बॉयल लॉ इफ प्रेशर इंक्रीज बाई 1% द परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम इज। बॉयल नियम की स्थिति में यदि दाब को 1% बढ़ा दिया जाता है तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो यह जो प्रतिशत कमी आएगा यह आएगा 100/101%। कैसे आएगा आइए हम लोग देखते हैं। देखिए आपको पता होगा कि जो P1V1 इक्वल टू P2V2 होता है और आपको पता अगर हम P1 इक्वल टू P मान लें V1 इक्वल टू V मान लें, ये पहले वाले का प्रेशर और आयतन हो गया। P2 वाले कह रहा है कि प्रेशर समान है, तो प्रेशर समान है तो प्रेशर यहाँ पे हो गया और दूसरे वाले का वॉल्यूम V2 हम मान ले रहे हैं। V2 कह रहा है कि कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है, 100 कितना है वहाँ पे बोला था, आपका बोला था कि जो प्रेशर था सॉरी दाब बढ़ाया जा रहा है 1%। यहाँ पे बोला था कि दाब है इसको बढ़ा दिया जा रहा है। तो जब दाब 1% बढ़ाएंगे तो 1% बढ़ाने मतलब कितना हो जाएगा, 101/100 P हो जाएगा और V2 हो जाए इंटू V2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि ये 101/100 जो P है तो P से P कैंसिल हो जाएगा और बचेगा V। तो V2 का मान जो निकल के आएगा 100V/101 आ जाएगा। अब आप क्या करना है कि परसेंटेज कितना होगा, परिवर्तन कितना हो रहा है। तो क्या करेंगे कि हमारा क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकलते हैं, जितना परिवर्तन हुआ है बटे प्रारंभिक इंटू 100, यही तो रहता है हमारा। तो ऐसे हम लोग फार्मूले से निकाल लेंगे। तो ये जो परसेंटेज आएगा डिफरेंस तो V1 माइनस V2/V1 से, तो V1 का मान V1 है माइनस V2 का मान हम लोग निकाले ही हैं 100V/101, 100V/101 और बटे क्या हो जाए V1 का मान V दिया है और ये भी V1 का मान जो है ये भी आपका V हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100/101 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। 297 नंबर क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग गैसेज हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आर। निम्न में से कौन सी गैस का अभिलाक्षणिक गैस स्थिरांक आर का मान सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो जिस गैस के अभिलाक्षणिक गैस स्थिरांक आर का मान सबसे ज़्यादा होता है वह रहता है आपका नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि जो आर का मान होता है, गैस कांस्टेंट आर का मान होता है, यह आपका होता है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बटे आपका होता है मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अणुभार। यानी कि कह रहा है कि सबसे ज़्यादा आर का मान किसका होगा, जिसका एम का मान कम होगा। एम का मान सबसे कम किसका है, इसमें अणुभार किसका सबसे कम है इन चारों में, नाइट्रोजन 7N14 होता है ना, 14 दूना 28 यानी कि इसका 28 आ रहा है, जबकि 8 और 16 दूना ये आपका 32 आ जाएगा। ऐसे सबका आएगा तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन का कम आएगा।
यहाँ पे आपका नाइट्रोजन आएगा सही आंसर, क्योंकि ये सबसे अणुभार इसका कम है। दो सौ 98 नंबर क्वेश्चन है, द मालिकुलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू, किसी गैस की आणविक गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है। तो जो होता है गतिज ऊर्जा ई इक्वल टू होता है आपका 3/2 kT के बराबर होता है। तो ई इक्वल टू 3/2 kT होता है, तो टी के समानुपाती हो गया, तो गतिज ऊर्जा क्या हो गया, टेम्परेचर के समानुपाती, यानी कि इसका सी आंसर सही हो जाएगा। और अब बात करें कि के क्या था, तो हमारा था बोल्ट्जमैन नियतांक था। 299 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस इज फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो मतलब आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है में परिवर्तन किसका फलन होता है, मतलब किसका फंक्शन होता है। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो इंटरनल एनर्जी रहता है यह आपका सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर सही हो जाएगा, टेम्परेचर। चलते हैं 300 नंबर के क्वेश्चन पे। 300 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेज। परफेक्ट गैस के लिए कौन सा नियम लागू होता है आपको बताना है। ऑप्शन है बॉयल लॉ, गैल्वसॉक लॉ, चार्ल्स लॉ, और है आपका ऑल ऑफ एबव। तो जो आदर्श गैसों का नियम रहता है वह आपका बॉयल लॉ भी लागू होता है, गैल्वसॉक लॉ भी, चार्ल्स लॉ भी होता है। तो इसका डी आंसर से हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 301 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट इन द गैल्वसॉक लॉ। तो देखिए जो गैल्वसॉक लॉ होता है इसमें कौन सी क्वांटिटी आपका कांस्टेंट रहता है आपको बताना है। तो देखिए जो प्रेशर रहता है आपका यह कहलाता है आपका चार्ल्स लॉ, और जो वॉल्यूम है ये आपका कहलाता है यही गैल्वसॉक लॉ रहता है। गैल्वसॉक में आयतन कांस्टेंट रहता है, तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। टेम्परेचर देखिए कह रहा है कि आपका क्या रहता है, बॉयल लॉ रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा, आयतन। 302 नंबर क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट्स दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कौन सा नियम यह दर्शाता है कि गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है यह तापमान का कार्य होता है, कार्य है। तो ऑप्शन है आपके सामने ऊष्मागतिकी का नियम, जूल का नियम, रेनॉल्ट का नियम, बॉयल का नियम। तो जो नियम यह दर्शाता है कि गैस की जो आंतरिक ऊर्जा तापमान का कार्य है यह रहता है आपका जूल का नियम। तो इसका बी आंसर से हो जाएगा, जूल का नियम यही बताता है। जूल का नियम यही कहता है कि जो कार्य रहता है, कार्य डब्लू, यह आपका ऊष्मा के समानुपाती होता है, यही आपका होता है जूल का नियम। और इसी को अब इसको जब हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रोपोर्शनल है इसे हटाएंगे तो W इक्वल टू जे क्यू आ जाता है, जहाँ पे जे आपका एक नियतांक होता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। और इस जे का जो मान आता है यह आपका रहता है, देखिए जो जे का मान आता है यह आपका आता है 4.2 गुणे 10⁻⁷ अर्घ प्रति कैलोरी आता है, अर्घ प्रति कैलोरी यही आता है जे का मान। या इसी को अगर हम जूल में कन्वर्ट कर लें, जूल और कैलोरी में, तो ये आता है 4.2 जूल प्रति कैलोरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 303 नंबर का क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एन आइडियल गैस वेरीज डायरेक्टली एज इट्स। किसी आदर्श गैस में ध्वनि की गति सीधे किस रूप में बदल जाती है। ऑप्शन है प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो किसी आदर्श गैस में ध्वनि की जो गति रहती है यह सीधे आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रूप में बदल जाती है। तो इसका डी आंसर से हो जाएगा, किसी आदर्श गैस में ध्वनि की गति परम तापमान यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के सीधे समानुपाती होती है, अर्थात ध्वनि की गति सीधे परम ताप में बदल जाती है। 304 नंबर क्वेश्चन है, विच गैस ओबेज द काइनेटिक थ्योरी परफेक्टली। कौन सी गैस गतिक सिद्धांत का पूरी तरह अनुसरण करता है। देखिए यहाँ पे वो बोल रहे काइनेटिक थ्योरी परफेक्टली, तो परफेक्टली कौन करेगा आपका, परफेक्टली है तो आपको जो परफेक्ट गैस होगा, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 304 का बी आंसर, गैस गतिक सिद्धांत का पूरी तरह अनुसरण
आदर्श गैस या पूर्ण गैस करती है। और आदर्श गैस की अवस्था में आपको भी पता होता है कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, PV इक्वल टू MRT, यही फार्मूला आपका यूज होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 305 नंबर क्वेश्चन है, द एप्लीकेशन ऑफ गैस लॉ आर लिमिटेड टू, गैस सिद्धांतों के प्रयोग किन तक सीमित रहता है। ऑप्शन है गैस एंड लिक्विड, स्टीम एंड लिक्विड, गैस एलोन, गैसेज एंड वेपर। तो जो गैस का सिद्धांत है यह सिर्फ और सिर्फ आपका गैसों के लिए ही लागू होता है, तो इसका सी आंसर से हो जाएगा ओनली गैस या गैसेज एलोन। 306 नंबर क्वेश्चन है, मीन स्क्वायर मॉलिक्यूलर स्पीड इज, अणु की औसत वर्ग गति क्या है। तो देखिए जो होता है कि मीन स्क्वायर मॉलिक्यूलर स्पीड यह आपका सीधे प्रोपोर्शनल हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि जो v रहता है यह प्रोपोर्शनल होता है 1/√, डेंसिटी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा d, डेंसिटी है ये d, यही होता है आपका, यानी कि आपका यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। 307 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क के लिए कौन सा कथन सही है। देखिए जो हीट एंड वर्क होता है यह दोनों आपके क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं, तो इसका डी आंसर से हो जाएगा पाथ फंक्शन। 308 नंबर क्वेश्चन है, गैस लॉ आर लिस्ट वैलिड इन द केस ऑफ, गैस लॉ किस, इनमें से किसके नियम किसके विषय में न्यूनतम मान्य है। तो जो गैस लॉ होता है यह लिस्ट वैलिड होता है आपका वेपर के मामले में, तो इसका सी आंसर से हो जाएगा वेपर के मामले में। गैस नियम गैस के लिए पूर्ण रूप से मान्य होगा तथा वाष्प के लिए न्यूनतम मान्य होगा, क्योंकि इसमें आर्द्र यानी कि पानी के कण उपस्थित होते हैं। 309 नंबर क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल द वॉल्यूम बिकम्स 3 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी देन। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक आदर्श गैस को एक समान दाब पर आयतन के 3 गुना होने तक गर्म किया जाता है, तो उस समय गैस का तापक्रम क्या होगा। ऑप्शन 81 डिग्री सेल्सियस, 900 डिग्री सेल्सियस, 627 डिग्री सेल्सियस, 927 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आपका 627 डिग्री सेल्सियस। कैसे होगा आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है चार्ल्स के नियम के अनुसार, आपको पता होगा कि v प्रोपोर्शनल टू t होता है, इससे जो फार्मूला निकल के आएगा वो आएगा आपका v1/v2 इक्वल टू T1/T2। अब माना कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक आदर्श गैस का एक समान दाब पर आयतन v है, तो v है तो प्रारंभिक आयतन आपका बोला ही था आपका v है, तो जो फाइनल वाला है बोला है कि जो द्वितीय वाला रहेगा उसका 3 गुना हो जाता है, तो ये आपका 3v हो गया। और टेम्परेचर जो बोला है आपको 27 डिग्री सेल्सियस जो था इसे हम लोग केल्विन में चेंज कर लिए हैं, तो यह 300 केल्विन आ जाएगा। इससे हम लोग T2 का मान निकालेंगे तो हमारा T2 आ जाएगा 900 केल्विन, और इसमें से जब 273 घटा देंगे तो हमारा डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, और वो डिग्री सेल्सियस में रहेगा 627 डिग्री सेल्सियस। 310 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक का मान कितना होता है। तो जो सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है इसका मान होता है 8.314 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगर पूछ रहे हैं कि गैस स्थिरांक, ये तो सार्वत्रिक गैस स्थिरांक का मान है, अगर लेकिन पूछ लिया कि गैस स्थिरांक का मान कितना होता है, तो जो गैस स्थिरांक का मान आता है वह 287 जूल प्रति केजी केल्विन, यही आता है हमारा किसका मान, गैस स्थिरांक का मान। लेकिन सार्वत्रिक गैस स्थिरांक का मान ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे लिखा है, देखिए पढ़ भी सकते हैं आप लोग। 311 नंबर क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ जूल थॉम्सन कोफिशिएंट,
एक आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान कितना होता है? ऑप्शन है 0, 0.5, यूनिट, इनफाइनाइट। तो एक आदर्श गैस के लिए जो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट रहता है, इसका मान आता है आपका 0, जिसका ए आंसर से हो जाएगा 0। 312 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ हीट, ऊष्मा के गति सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? तो ऊष्मा के गति सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो होता है आपका परम शून्य पर अणुओं का कंपन नहीं होता है। यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि एट एब्सोल्यूट जीरो देयर इज एब्सोल्युटली नो वेरिएशन वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, परम शून्य पर अणुओं का कंपन नहीं होता है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। 313 नंबर क्वेश्चन है, द विस्कोसिटी ऑफ ए गैस, गैस की श्यानता क्या होती है आपको बताना है। तो जो देखिए जो गैस की श्यानता होती है यह टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। तो इसका बी आंसर से हो जाएगा कि ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। जो गैस की श्यानता होती है यह टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। लेकिन अगर यहीं पर कह देता कि द्रव की श्यानता क्या होती है, तो द्रव की श्यानता होता है आपका टेम्परेचर बढ़ाने पर श्यानता घटता है द्रव का। लेकिन अगर पूछ ले गैस का, तो गैस का आपको क्या होता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। 314 नंबर क्वेश्चन है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन है ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ए फंक्शन ऑफ प्रेशर, ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो जो एक आदर्श गैस की इंटरनल एनर्जी रहती है यह आपका केवल और केवल आपका टेम्परेचर का फलन होता है, यानी कि फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इंटरनल एनर्जी आपका सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर निर्भर करता है। 315 नंबर क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच क्या होगा यदि ताप परिवर्तन डेल्टा टी दिया गया है, जहाँ पे सीपी आपका है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और सीवी का मान है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे जो आता है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कैसे होगा आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो एंथैल्पी इक्वल टू होता है यह आंतरिक ऊर्जा और किए गए कार्य के योग के बराबर होता है, जो कि आपको फार्मूला ये हम बताएंगे कि यह इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है। यह इकाई द्रव्यमान के लिए फार्मूला होता है। और आदर्श गैस के लिए आपको पता होगा कि यह इक्वल टू यू प्लस पी इंटू वी होता है और पी वी इक्वल टू आर टी होता है। तो पी वी की जगह पर हम लोग आर टी रख देंगे, तो यह इक्वल टू यू प्लस आर टी हो गया। अब इसको जब हम लोग डिफ्रेंशियल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डी एच परिवर्तन निकालेंगे तो डी एच हो जाएगा डी यू और ये आर, और परिवर्तन ये डेल्टा टी हो जाएगा। तो इससे डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी डी टी। डी यू का मान क्या होता है, यम सी वी डेल्टा टी होता है ना। तो यम अगर हम लोग कांस्टेंट माने हैं, 1 माने हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। और आपको पता होगा कि आर जो है ये आर का मान क्या होता है, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है। यहाँ पे हम लोग आर की जगह पे सी पी माइनस सी वी रख दिए हैं, फिर ये डेल्टा टी है तो ये डी टी हो गया। तब यहाँ से आपका क्या निकल के आया कि डेल्टा डी एच इक्वल टू सी वी डी टी प्लस सी पी डी टी माइनस सी वी डी टी। तब इससे माइनस सी वी डी टी और ये प्लस सी वी डी टी ये आपस में कट जाएगा, तो डेल्टा एच का मान जो आएगा यह सी पी डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और इसके आगे का क्वेश्चन जो हम लोग वीडियो देखेंगे वो रहेगा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसमें आप लोग आना ना भूलिएगा। और डेली लाइव चलता है 8 बजे, आप लोग लाइव आ जाया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।